नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करके नोटिफिकेशन लागू कर दिया। इसी के साथ ही अब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले को आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक बनाने का खेल है। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम है वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे, ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक? खबर पर हमारे साथ वासुदेव मन्ना, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। सर, केजरीवाल का आरोप है कि ये सब चुनाव की वजह से कर रहे हैं आप लोग। सीए लागू किया गया है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। बात तो पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज तक जो गवर्नमेंट जो वादा करके आई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है वो डिलीवर्ड किया है। हम जनता का मुद्दे को लेकर आते हैं और जनता के हित से जुड़े हुए हर काम जो वादा करके आते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। तय समय से पहले हमारा सरकार ये नहीं है कि एक वादा करके आते थे और उसी वादे को एक टाइम दौर ये था जब गरीबी हटाओ के नारे लगते थे। अपने परिवार तो करोड़ों का परिवार बन गया, लेकिन गरीबी कभी इस भारत से नहीं हटी। ये कभी एक दौर हुआ करता था और 2014 के बाद जो वादा करके आए, चाहे 370 हटना हो। और रही बात सीए को लेकर जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीए तो किसी का नागरिकता जाने वाली बात है नहीं। सीए उन पीड़ित। वासुदेव जी, यहाँ पर टाइमिंग को लेकर सवाल किया जा रहा है। टाइमिंग को लेकर जिस केजरीवाल ने सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी केजरीवाल ने रोहिंग्या को लाके यहाँ पे बताया, दिल्ली को बर्बाद। वासुदेव जी नहीं छोड़ा। सुनिए वासुदेव जी, यहाँ पर टाइमिंग को लेकर पूरा विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि इतने साल बीत गए, क्योंकि बिल तो पहले ही चर्चाओं में आ गया था। इसके बाद अब जब चुनाव आने वाले हैं तो इसी वक्त क्यों इसको लागू किया गया? ये सवाल है विपक्ष का। चलिए, आप भी न्यूज चैनल से है, एक साफ सीधी दौर ऐसा बता दीजिए जिस छठे महीने में चुनाव ना हो। भारत में ऐसा दौर कभी। लोकसभा चुनाव की बात चल रही है वासुदेव जी, लोकसभा चुनाव तो हर 6 महीने में चुनाव आता है, कोई ना कोई चुनाव तो। क्योंकि नगर निगम चुनाव और इस तरह के चुनावों की बात नहीं की जा रही। जब लोकसभा चुनाव की वासुदेव जी, लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष का कहना है कि इससे बड़े स्तर पर जो वोट बैंक है वो बीजेपी की ओर जाने वाला है, जिनको नागरिकता मिलेगी। इस आधार पर बीजेपी फिलहाल इसको लेकर आई है। इसका एक प्रॉपर तो सिस्टम होती है ना। और जिस तरह से इलीगल घुसपैठियां
को घुसा घुसा के भरा दिया थे, चाहे ममता बनर्जी हो, बानोजी की सरकार हो, चाहे यहाँ फर्जीवाल की सरकार हो। जिस तरह से रोहिंग्याओं से प्यार के इजहार करने के लिए उन्होंने जिस तरह से रोहिंग्या को इलीगल तरीके से भर दिया, तो हम उनको लीगलिटी दे रहे हैं। जी। जिस प्रताड़ना के कारण जो वहां से 2014 से पहले अगर ये आए हैं 31 दिसंबर से पहले, अगर धार्मिक आधार पे आप जानते हैं ये हमारे सांस्कृतिक विरासत भी है, कि हमारा ये संस्कृति भी है कि हम जो पीड़ित होते हैं उनके हम शरण देते हैं, ये हमारा सांस्कृतिक कल्चर भी है। तो क्यों ना आज जो पीड़ित है उन जाए कहाँ? जिस देश धर्म के आधार पे कुछ देश चुनिंदा देश बना। ठीक है सर, इस पर हमारे साथ आप नेता अमित शर्मा भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने जनता से जो वादे किए उसको पूरा कर दिया। देखिए, ये जनता से वादे का वादा पूरा नहीं हुआ, ये एक भेदभाव की भावनाओं से देश को बांटने का वादा पूरा किया है जी। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सीए ला देंगे, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम एनआरसी ला देंगे, इन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों को भगा देंगे। एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए आप लोग। वासुदेव जी, आप स्टडी करके आइए, आप रटी रटाई बात मत बोलिए, मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने जो वादा किया था, इन्होंने देश के बेरोजगारी पे बात किया था, इन्होंने देश की जीडीपी पे बात किया था, इन्होंने देश के विकास के ऊपर बात किया था, इन्होंने देश के रुपये के बारे में बात किया था, इन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने की बात करा था, ये सारी बात करे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको एक तरफ को रख दिया गया, ये सारे वादे और नए वादे निकल के आ गए कि हमने मंदिर इतने बना दिए, हमने मुसलमान को भगा दिए, हमने सीए ला दिए, हमने एनआरसी ला दिए, हमने 3 तलाक खत्म कर दिए। इनका वादा तो ये था ही नहीं, ये तो कंटिन्यू आप 2014 से आप कंटिन्यू देख रहे हो, और मैं भी देख रहा हूँ कि जब से भाजपा सरकार, मोदी सरकार देश में आई है, तो इन्होंने क्या क्या वादे करे थे। इन्होंने 15-15 लाख रुपए देने की बात करी थी। ये सारे मुद्दे जो इनके थे वो तो झुठला दिए इन्होंने, तो खत्म करते हुए जुमला कह दिया। ठीक है सर। वासुदेव जी वो कह रहे हैं कि आपने बेरोजगारी पर बात नहीं की, आपने महंगाई पर बात नहीं की, बल्कि इन सभी मुद्दों से भटकाते हुए आपने मुस्लिमों का मुद्दा उठाया, मंदिर का मुद्दा उठाया। वासुदेव जी, इसमें मैं जवाब दे रहा हूँ, काइंडली सुनने बोलिए उनको, कम से कम ये उठाया। सुन रहे हैं वो, बोलिए आप। 2014 से पहले इस देश की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे आती थी, आज कितने नंबर पे है, और 2027 में तीसरी बार जब हम बन के आ रहे हैं, 2027 तक हमने ये वादा किया है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर बन के दिखाएंगे, विश्व गुरु बनने के, और ऐसे ही नहीं आगे बढ़ जाते। आज जो बड़े देश है, जो बड़े अर्थनीति है, एक दौर ऐसा था कि भारत देखते थे वो क्या डिसाइड करते थे, आज ये दौर ऐसा है कि भारत के प्रति वो लोग देखते हैं कि भारत क्या कदम उठा रहे हैं, तो हम उस कदम पे राह मिला के चलते हैं। ये परिवर्तन आया है। दूसरा परिवर्तन ये आया है, आज देखिए IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, जब भारत की सराहना करते हैं और इस बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था को सराहना करते हैं, और इसका रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देते हैं, IMF देते हैं। ये कोई तो हमारे भारत की संस्था तो है नहीं, जिस संस्था के ऊपर ये लोग आवाज उठाते हैं, वो तो संस्था है नहीं, ये वर्ल्ड रिपोर्ट है। तो इसको अगर ये इधर भी नहीं मानेंगे, उधर भी नहीं मानेंगे, तो जाएंगे कहाँ? ये तो अपने जो वादा करके आए थे उनका ही नहीं माना। जनता का जो वादा करके आए थे, आम आदमी पार्टी, आओ और पियो पार्टी, जो दिल्ली वासी को वादा करके आए थे, वो तो उतना ही नहीं माना। ये कहां से मान लेंगे? तो आज भारत एक नया भारत बन के उभरा है और विश्व गुरु बनने की ओर आगे जो बढ़ रहा है, ये माननीय नरेंद्र मोदी। लेकिन वासुदेव जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है। वासुदेव जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्योंकि बात हो रही है करीब 2.5 से 3 करोड़ लोगों को नागरिकता मिलने की। ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि भारत के जो लोग हैं और भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर तो दबाव बनेगा। इसको लेकर सरकार किस तरह से प्लानिंग कर रही है, वो भी तो बताएगी लोगों को। देखिए, बात ये है, एक जब सिटीजनशिप हमारे यहाँ तो पहली बार नहीं है कि किसी नागरिक को सिटीजनशिप दी जा रही है। ये एक सिस्टम था ही पहले से, लेकिन हाँ, उत्पीड़न के लिए जो दिया जा रहा है ये पहली बार है। और भारत सरकार जिस गति से काम कर रहा है, चाहे आज गली से लेकर ग्लोबल तक, तो इसमें कोई बड़ी असर पड़ने वाला है नहीं। भारत तेजी के साथ जैसे विकास कर रहा था, आगे भी करते रहेंगे। और जैसे एक दौर ये भी है, आप उठा के देख लीजिए, जिस तरह से शरणार्थी, ये जो घुसपैठी अपने मेहमानबाजी के चक्कर में इलीगल तरीके से ये
चाहे केजरीवाल साहब हो जो बाय द वे फर्जीवाल साहब है, चाहे ममता बनर्जी हो, इन्होंने जिस तरह से इलीगल तरीके से घुसपैठिया भराया है, उससे तो अच्छा है कि देश के आप अगर इस देश में रहते हैं तो इस देश का कानून को मानना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा, ये होना चाहिए। और ये लोग जिस तरह से आपने भी देखे होंगे पिछले कई दौर से, ये फर्जीवाल साहब जिस तरह से रोहिंग्या बहुत सारे ऐसे इलीगल कामों के साथ ऐसे रिपोर्ट, आपका मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट आया है कि किस तरह से रोहिंग्या बहुत सारे ऐसे इलीगल कामों के साथ लिप्त हो गए थे। तो देश का कानून व्यवस्था आपको मानना पड़ेगा। अगर अमित जी, यहाँ पे रहना है तो देश के, तो ये बीजेपी का ये कहना है कि जो 2 से 3 करोड़ लोगों को नागरिकता मिलने वाली, उससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिस तरह से विकास हो रहा है वो उसी तरह से चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई प्रवक्ता भटभटाने लगे अपने बातों में, तो सच्चाई ये होती है कि वो बराबर झूठ बोल रहा है, और वो अपनी तैयारी, झूठ बोलने की तैयारी मोदी सरकार की तरह करके नहीं आया है, और ये भटभटा रहे, ये रास्ता चेंज। और उनका आरोप ये भी है कि केजरीवाल ने जो भी दिल्ली की जनता से वादे किए वो भी पूरे नहीं किए, वो केंद्र पर तो आरोप लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको सटीक एक जवाब देता हूं। अभी मेरे भाई ने, वासुदेव जी ने बोला है कि हमने बेरोजगारी पे काम कर दिया, हमने गरीबों को गरीबी दूर कर दी। गरीबी दूर कहाँ करी, इन्होंने तो गरीबी बढ़ाई है। यही प्रधानमंत्री है 2014 से पहले अपने सारी रैलियों में कहते हैं कि कांग्रेस ने देश के 50 करोड़ जनता को बेरोजगार किया हुआ है, और यही प्रधानमंत्री है जो 2023 में कह रहे हैं कि हमने देश के 80 करोड़ जनता, गरीब जनता को मुफ्त में राशन दिए हैं। तो 50 करोड़ से 30 करोड़ की जनसंख्या तो ये तो बड़ी तेजी से बढ़ाई है, और 5 साल के लिए हमें फिर प्रधानमंत्री बना दो तो 5 साल और आपको हम राशन देंगे, मतलब 5 साल में 20 करोड़ और देंगे। तो देश की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख जनता मोदी जी कहते हैं, और उसमें से 80 करोड़ को गरीब बना दी है। तो बच्चे का ये जितने भी बीच में गैपिंग रह गई, ये अडानी अंबानी के चमचे होंगे और ये मोदी जी के चमचे होंगे, ये वासुदेव जी जैसे अंधभक्त होंगे जो कहते हैं कि हमारे को कुछ नहीं जी, हमारे को। और रह गई बात, ये जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो ये मंदिर बनाया भीख मांगने के लिए। अब देश की जनता वहां मंदिर के आगे भीख मांगेगी। और क्यों ऐसा आप ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आपके मंदिर के सामने जनता भीख मांगेगी और क्या करेगी? और रोजगार है नहीं देश में, और आप बढ़ते जा रहे हो। देश की जनता की उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप अल्पसंख्यक और देश में ला रहे हो, तो और क्या करेगी जनता? हम और आप क्या करेंगे? भीख ही मांगने लायक रह जाएंगे ना। वासुदेव जी इनकी बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी मंदिर तो बनवा रही है, लेकिन देश की जनता मंदिर के सामने भीख मांगेगी। भगवान श्री राम के नाम से ये सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि विपक्ष अक्सर इसी तरह का काम करता है, मंदिर के नाम के मुद्दे उठाता है और कहता है कि इसी तरह से राहुल गांधी भी बयान देते हैं। पूरे जो ये एक ग्रुप है, ये अक्सर सनातन धर्म को लेकर बयान देता हुआ नजर आता है। मेरा जवाब सुन तो लीजिए। ये जो दारू माफिया का चमचे सरकार बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, और जिस चमचे सरकार का प्रवक्ता आके यहाँ पे चमचागिरी दिखा रहे हैं, उन्हीं सरकारों के जो माफिया है सबसे बड़े, उन्होंने कभी ये नाम लिया करते थे, दादी के हवाला देकर राम को फर्जी बताया करते थे, श्री राम को फर्जी बताया करते थे। आज उसी राम का सहारा लेना पड़ रहा है जब उन्होंने बजट ला रहे हैं। ये चेंजेस आए हैं। एक दौर ऐसा था जब यही फर्जीवाल, यही दारू माफिया का चमचा जब दिल्ली में ये फाइल बड़े बड़े लेके घुमा करते थे, इतना एसी लग गया, गिन गिन के बताते थे, इतना ये हो गया, इतना करप्शन हो गया। आज उनका गोद में बैठ के खेलने का काम कर रहे हैं। ये चेंजेस आया है। तो ये फर्जीवाल को आंसर देना पड़ेगा ना। तो कम से कम जो उन्होंने वादा किया, क्या निभाया है? आज जिस कांग्रेस के गाली दे देते थे, पानी पी कर गाली देते थे, आज उनका साथ गठबंधन करके महागठबंधन का तैयारी कर रहे हैं, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।